एला, नॉर्थैम्पटन, 17 जून 2008। प्यारी एला, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सच कहूँ तो इस समय के बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि इससे पुरानी और अनचाही यादें वापस आ जाती हैं। लेकिन फिर भी ये रहा। मार्गरेट की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं नशे की दुनिया में खो गया। एम्स्टर्डम के रात भर चलने वाली पार्टियों और क्लबों का हिस्सा बन गया। एक ऐसा शहर जिसे मैंने पहले कभी इस तरह नहीं जाना था। मैंने आराम और सहानुभूति गलत जगहों पर ढूंढी। मैं एक रात का प्राणी बन गया, गलत लोगों से दोस्ती की, अजनबियों के बिस्तरों में जागा और कुछ ही महीनों में मेरा वज़न 50 पाउंड से भी ज़्यादा घट गया। पहली बार जब मैंने हेरोइन सूंघी तो मुझे इतनी उल्टी और कमज़ोरी हुई कि पूरा दिन सिर भी नहीं उठा सका। मेरा शरीर उस ड्रग को अस्वीकार रहा था। ये एक संकेत था, लेकिन मैं समझने की हालत में नहीं था। जल्द ही मैंने सूंघने की जगह इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। मारिजुआना, हशीश, एलएसडी, कोकेन, जो भी मिल सकता था मैंने सब आजमाया। कुछ ही समय में मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह बिखर गया। मैं जो भी करता था सिर्फ नशे में रहने के लिए करता था, और नशे में रहते हुए मैं आत्महत्या के भयानक तरीके सोचता था। मैंने सुकरात की तरह हेमलॉक जहर भी आजमाया, लेकिन या तो वह असर नहीं कर पाया, या जो जड़ी बूटी मैंने खरीदी थी वह असली जहर थी ही नहीं। कई सुबहों में मैं अनजान जगहों पर जगता था, किसी नए इंसान के साथ, लेकिन मेरे अंदर वही खालीपन बना रहता था। महिलाएं मेरी देखभाल करती थीं, कुछ मुझसे छोटी, कुछ बहुत बड़ी। मैं उनके घरों में रहता, उनके बिस्तरों में सोता, उनके घरों में समय बिताता, उनका खाना खाता, उनके पति के कपड़े पहनता, उनके कार्ड से ख़रीदारी करता, लेकिन उन्हें वह प्यार नहीं देता था जिसकी वह हकदार थीं। जो जीवन मैंने चुना था उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। नौकरी चली गई, दोस्त चले गए, और अंत में वह अपार्टमेंट भी जहां मैंने और मार्गरेट ने बहुत खुश समय बिताया था। जब मुझे समझ आया कि मैं इस जीवन को और नहीं सह सकता, तो मैं स्क्वाट हाउसों में रहने लगा जहां सब कुछ साझा होता था। रॉटरडैम के एक ऐसे घर में मैं 15 महीने से ज़्यादा रहा, जहाँ न दरवाजे थे, न अंदर न बाहर, यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं। हम सब कुछ साझा करते थे, गीत, सपने, पैसे, नशा, खाना, बिस्तर, सब कुछ, बस दर्द छोड़कर। नशे और अय्याशी की ज़िंदगी के कई सालों बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। वह इंसान नहीं रहा था जो कभी था। इस सुबह जब मैं चेहरा धो रहा था, मैंने आईने में देखा। मैंने इतना जवान लेकिन इतना टूटा और दुखी इंसान पहले कभी नहीं देखा था। मैं बिस्तर पर लौट आया और बच्चों की तरह रो पड़ा। उसी दिन मैंने मार्गरेट की चीज़ें खोल कर देखीं। उसकी किताबें, कपड़े, रिकॉर्ड, हेयर पिन, नोट्स, तस्वीरें। एक एक करके मैंने उन्हें अलविदा कहा, फिर उन्हें बॉक्स में रखकर उन बच्चों को दे दिया जिनकी वह देखभाल करती थी। ये 1977 था। कुछ ईश्वर द्वारा भेजे गए संपर्कों की मदद से मुझे एक मशहूर ट्रैवल मैगज़ीन में फ़ोटोग्राफ़र की नौकरी मिल गई। मैंने उत्तर अफ्रीका की यात्रा शुरू की, एक कैनवस सूटकेस और मार्गरेट की एक फ्रेम की हुई तस्वीर के साथ, उस इंसान से भागते हुए जो मैं बन चुका था। फिर सहारा के अटलस क्षेत्र में एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे एक विचार दिया। क्या मैंने कभी सोचा है कि मैं पहला पश्चिमी फ़ोटोग्राफ़र बनूं जो इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में छुपकर दाखिल हो? उसने बताया कि सऊदी कानून के अनुसार गैर मुसलमानों का मक्का और मदीना में प्रवेश सख्त मना है। अगर कोई पकड़ा जाए तो जेल या उससे भी बुरा हो सकता है। लेकिन मैं पूरी तरह उत्सुक हो गया। यह निषिद्ध जगह में घुसने का रोमांच, कुछ ऐसा करना जो किसी ने नहीं किया था, एड्रेनलिन और बाद में मिलने वाली प्रसिद्धि और पैसा, ये विचार मुझे बहुत आकर्षक लगा। उसने कहा कि मैं अकेले ये नहीं कर सकता, मुझे किसी संपर्क की ज़रूरत होगी। उसने सुझाव दिया कि मुझे वहाँ के सूफ़ी समुदायों से मिलना चाहिए।
मुझे सूफ़ीवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उस समय मुझे परवाह भी नहीं थी। मेरे लिए वे सिर्फ़ एक साधन थे, जैसे बाकी सब कुछ। लेकिन जीवन अजीब है अला। आखिरकार मैं मक्का या मदीना कभी नहीं पहुंच सका, न तब न बाद में, यहाँ तक कि इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी नहीं। किस्मत ने मुझे एक अलग ही रास्ते पर ले लिया, ऐसा रास्ता जो अचानक मोड़ों से भरा था और हर मोड़ ने मुझे इतना बदल दिया कि अंत में मेरा असली लक्ष्य महत्वहीन हो गया। शुरुआत में मैं सिर्फ भौतिक कारणों से निकला था, लेकिन यात्रा ख़त्म होने पर मैं एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। जहाँ तक सूफ़ियों की बात है, कौन जानता था कि जिसे मैंने सिर्फ एक साधन समझा था, वह धीरे धीरे मेरा लक्ष्य बन जाएगा। अपने जीवन के इस हिस्से को मैं सूफ़ी शब्द के यू यानी तुम अक्षर से मेरी मुलाकात कहता हूँ। प्यार के साथ, अज़ीज़। डेज़र्ट रोज़, रशिया। कोन्या, फरवरी 1246। कड़ाके की ठंड और उदासी से भरा वह दिन था जब मैं वेश्यालय से निकली। पिछले 40 वर्षों का सबसे ठंडा दिन। पतली घुमावदार गलियां ताज़ी बर्फ़ से चमक रही थीं। घरों की छतों और मस्जिदों के मीनारों पर बर्फ़ की नुकीली परतें खतरनाक सुंदरता के साथ लटक रही थीं। दोपहर तक ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सड़क पर बिल्लियां जम गई थीं। उनकी मूँछें बर्फ़ की पतली डोरियों जैसी हो गई थीं। कई जर्जर घर बर्फ़ के भार से गिर गए थे। सड़क की बिल्लियों के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान बेघर लोगों को हुआ। आधा दर्जन से अधिक जमे हुए शव मिले, सब सिकुड़े हुए, जैसे भ्रूण की मुद्रा में, और उनके चेहरों पर शांत मुस्कान थी, मानो वे किसी बेहतर और गर्म जीवन में पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हों। शाम की भागदौड़ शुरू करने से पहले, जब लोग थोड़ी देर आराम कर रहे थे, मैं चुपचाप अपने कमरे से निकल गई। मैं अपने साथ सिर्फ कुछ साधारण कपड़े लाई थी। वेश्यालय में कमाए गए सभी रेशमी कपड़े और सामान वहीं छोड़ दिए। जो कुछ भी यहाँ कमाया गया था, वहीं रहना चाहिए था। सीढ़ियों के बीच में मुझे मैग्नोलिया दरवाजे पर खड़ी दिखी, जो अपनी आदत के अनुसार भूरे पत्ते चबा रही थी। वह बाकी लड़कियों से बड़ी थी। हाल ही में उसे बहुत गर्मी लगने की शिकायत रहती थी। रात में मैं उसे करवटें बदलते सुनती थी। सबको पता था कि उसकी उम्र ढल रही थी। छोटी लड़कियां मजाक में कहती थीं कि मैग्नोलिया खुश होनी चाहिए क्योंकि अब उसे पीरियड्स, गर्भधारण या गर्भपात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वह हर दिन किसी पुरुष के साथ रह सकती है। लेकिन हम सब जानते थे कि बूढ़ी वेश्या का जीवन यहाँ ज़्यादा नहीं चलता। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे समझ आ गया कि मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो वापस कमरे में लौट जाऊं और भागने का विचार छोड़ दूं, या दरवाज़ा पार करके इसके परिणाम भुगतूं। मेरा दिल दूसरे रास्ते पर चला गया। हे मैग्नोलिया, तुम ठीक हो? मैंने सामान्य आवाज़ में पूछा। उसका चेहरा पहले थोड़ा चमका, फिर मुरझा गया जब उसने मेरे हाथ में बैग देखा। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे पता था कि मालिक ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। तुम जा रही हो? उसने डरते हुए पूछा। मैं चुप रही। अब फैसला उसका था, या तो वह मुझे रोक दे या मुझे जाने दे। वह मुझे घूरती रही, गंभीर और कड़वे भाव के साथ। वापस जाओ डेज़र्ट रोज़, उसने कहा। मालिक जयकाल हेट को भेजेगा तुम्हारे पीछे। क्या तुम नहीं जानती उसने पिछली लड़कियों के साथ क्या किया था? लेकिन उसने वाक्य पूरा नहीं किया। ये वेश्यालय का एक अनकहा नियम था। हम उन लड़कियों का नाम नहीं लेते जो पहले यहाँ थी और बुरी तरह ख़त्म हो गई थी। चाहे तुम भाग भी जाओ, तुम जियोगी कैसे? मैग्नोलिया ने कहा। तुम भूख से मर जाओगी। लेकिन उसकी आंखों में डर सिर्फ मेरा असफल होना नहीं था, बल्कि ये भी था कि कहीं मैं सफल ना हो जाऊं। मैं वह कर रही थी जिसे वह हमेशा चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। इसलिए वह मुझसे एक साथ सम्मान और नफ़रत दोनों महसूस कर रही थी। मेरे मन में एक पल के लिए संदेह आया, शायद मैं वापस चली जाती,
अगर शम्स तबरीज़ की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती ना रहती। मुझे जाने दो मैग्नोलिया, मैंने कहा। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। बेबर्स की मार और मौत के करीब जाकर मैंने महसूस किया था कि मेरे भीतर कुछ बदल चुका है। अब मेरे अंदर डर नहीं बचा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आगे क्या होगा। मैंने तय कर लिया था कि अपने बाकी जीवन को मैं ईश्वर को समर्पित करूंगी, चाहे वह एक दिन हो या कई साल। शम्स तबरीज़ ने कहा था कि प्रेम और आस्था इंसान को बहादुर बना देती है, क्योंकि वे उसके दिल से डर निकाल देते हैं। अब मैं समझने लगी थी कि उनका मतलब क्या था, और अजीब बात यह थी कि मैग्नोलिया भी समझ गई थी। उसने मुझे देर तक दर्द भरी नज़र से देखा और धीरे धीरे हट गई, मेरे लिए बाहर जाने का रास्ता खोलते हुए। एला, नॉर्थैम्पटन, 19 जून 2008। प्यारी एला, तुम्हारे इस करुणा भरे व्यवहार के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई है और तुम इसके बारे में सोचती हो। मैं आमतौर पर किसी के साथ अपने अतीत के बारे में बात करने की आदी नहीं हूँ, लेकिन ये अजीब है कि ये सब तुम्हारे साथ साझा करके मुझे हल्कापन महसूस होता है। 1977 की गर्मियों में मैं मोरक्को में कुछ सूफियों के साथ रहा। मेरा कमरा सफ़ेद, छोटा और साधारण था। उसमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ें थीं। एक सोने के लिए चटाई, तेल का दिया, अंबर की माला, खिड़की के पास एक गमले में पौधा, बुरी नज़र से बचाने का ताबीज़ और एक अखरोट की मेज़ जिसकी दराज में रूमी की कविताओं की एक किताब रखी थी। वहाँ न टेलीफ़ोन था, न टीवी, न घड़ी और न बिजली, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। स्क्वाट हाउसों में सालों रहने के बाद मुझे नहीं लगा कि मैं एक दरवेश लॉज में नहीं रह सकता। पहली शाम मास्टर समीद मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तब तक रह सकता हूँ जब तक मैं मक्का जाने के लिए तैयार ना हो जाऊँ, लेकिन एक शर्त थी, कोई ड्रग्स नहीं। मुझे याद है, मेरा चेहरा शर्म से जल उठा था, जैसे कोई बच्चा चोरी करते पकड़ा गया हो। उन्हें कैसे पता चला? क्या उन्होंने मेरा सामान चेक किया था? मुझे कभी नहीं भूलता कि उन्होंने आगे क्या कहा। हमें तुम्हारा सामान देखने की ज़रूरत नहीं है भाई क्रेग, तुम्हारी आंखें ही बता देती हैं कि तुम नशे के आदी हो। और सच ये है एला, उस दिन तक मैंने खुद को कभी आदी नहीं माना था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ और ड्रग्स मेरी मदद करते हैं। दर्द को सुन्न करना, उसे ठीक करना नहीं होता, मास्टर समीद ने कहा। जब असर ख़त्म होता है, दर्द फिर से वहीं रहता है। मुझे पता था कि वह सही थे। मैंने घमंड में आकर अपने सारे ड्रग्स उन्हें दे दिए, यहाँ तक कि नींद की गोलियाँ भी, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि मुझे आगे संभाल सके। 4 महीनों में मैंने कई बार अपना वादा तोड़ा। जो व्यक्ति नशे में जीने का आदी हो, उसके लिए यहाँ तक कि विदेशी होने पर भी ड्रग्स ढूंढना मुश्किल नहीं होता। एक रात मैं बहुत नशे में लौटा और पाया कि दरवाज़े अंदर से बंद हैं। मुझे बगीचे में सोना पड़ा। अगले दिन मास्टर समीद ने कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कोई माफ़ी नहीं मांगी। इन शर्मनाक घटनाओं के अलावा मैं सूफियों के साथ ठीक से रहने लगा। शाम को जब शांति छा जाती थी, वह जगह मुझे बहुत अजीब लेकिन सुकून भरी लगती थी। सतह पर हम सब साथ रहते थे, खाना पीना सब कुछ एक साथ, लेकिन अंदर से हमसे अकेले रहने और अपने भीतर देखने की उम्मीद की जाती थी। सूफ़ी मार्ग में पहले तुम भीड़ के बीच अकेले रहना सीखते हो, फिर तुम अपने अकेलेपन के भीतर की भीड़ को समझते हो, अपने भीतर की आवाज़ें। मैं मोरक्को में सूफियों के इंतज़ार में था कि वे मुझे मक्का और मदीना ले जाने में मदद करेंगे। इस दौरान मैंने सूफ़ी दर्शन और कविता पढ़ना शुरू किया, पहले ऊब के कारण, फिर धीरे धीरे रुचि के साथ। जैसे कोई व्यक्ति जो तब तक प्यासा नहीं दिखाई पड़ता जब तक पानी न पी ले, वैसे ही मुझे लगा कि सूफ़ीवाद ने मेरे अंदर और चाह जगा दी। उन सभी किताबों में जो मैंने उस गर्मी में पढ़ी, रूमी की कविताओं का मुझ पर सबसे गहरा असर पड़ा। 3 महीने बाद अचानक मास्टर समीद ने कहा कि मैं उन्हें किसी की याद दिलाता हूँ, एक घूमते हुए दरवेश शम्स तबरीज़ की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शम्स को काफिर मानते हैं,
लेकिन अगर तुम रूमी से पूछो तो वह चाँद और सूरज जैसा है। मैं आकर्षित हुआ, लेकिन यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी। जैसे जैसे मैं शम्स के बारे में सुनता गया, मुझे रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई, एक अजीब सा पहले देखा हुआ एहसास। अब तुम सोचोगी मैं पागल हूँ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, उस पल मुझे पीछे से रेशमी कपड़े की हल्की सरसराहट सुनाई दी। दूर से शुरू होकर वह आवाज़ पास आने लगी और मुझे लगा जैसे किसी की परछाई वहाँ है जो वास्तव में वहाँ नहीं थी। शायद वह हवा थी या शायद फरिश्तों के पंख। लेकिन उसी पल मुझे समझ आ गया कि मुझे अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहीं था जहाँ मुझे होना चाहिए था। मुझे बस रुक कर अपने भीतर देखना था। अपने जीवन के इस नए हिस्से को मैं सूफ़ी शब्द में एफ़ अक्षर से मेरी मुलाकात कहता हूँ। विथ लव, अज़ीज़। Subscribe, subscribe, subscribe.